हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस। तो हमारी आज की कंप्लीट वीडियो इसी पर रहने वाली है। टीडीएस के सेक्शन से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड और टीडीएस क्या होता है इससे रिलेटेड हमारी आज की कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इनकम टैक्स की कंबाइंड वीडियो, जिसमें कंप्लीट सिलेबस इनकम टैक्स का, साथ ही साथ पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं और जो पीवाईक्यू की एनालिसिस होती है वो कंप्लीट वीडियो, ताकि जो नए बच्चे हैं दिसंबर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड क्लासेस को, उनके लिए मैं ये वीडियो लाने वाली हूँ। ऐसे ही आपको यूनिट वाइज हर यूनिट की वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ जो इसकी कंबाइंड वीडियो की पीडीएफ होती है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लेट्स अचीव नेट जीआरएफ पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहां से जाके उसको देख सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हमारी पिछली वीडियो आई हुई हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, 6 वीडियो आई हुई हैं हमारी, जिसमें हमने एग्रीकल्चर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आईटीआर कैसे फाइल होती है, क्या क्या होती है, ये इनसे रिलेटेड सारी वीडियोस आई हुई हैं। आप उनको जाके भी देख सकते हो, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के टॉपिक पे आते हैं। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है, मतलब टीडीएस क्या होता है। टीडीएस क्या होता है? इन द केस ऑफ सर्टेन इनकम ए टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय द पेयर बिफोर मेकिंग द पेमेंट। द रेट हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अंडर वेरियस कैटेगरी। मतलब एक सर्टेन टाइप की इनकम होती है जिन पर आपको पहले ही टैक्स जो है आपका वो डिडक्ट हो जाता है बिफोर उसकी पेमेंट करने से पहले। वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? वो रेट स्पेसिफाइड होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। देयर आर 32 आइटम ऑफ इनकम्स पेमेंट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। मतलब ये 32 तरह की आइटम्स हैं जिनके ऊपर जो टीडीएस है वो कटता है, डिडक्ट होता है। द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी of deducting the tax before making the payment lies on the payer. The payer should have a valid tax deduction and collection and should ensure that tax is deducted under the करेक्ट सेक्शन। मतलब ये जो पेयर होता है और जो भी कलेक्ट करता है, जिसके द्वारा डिडक्ट किया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डिडक्शन है टैक्स की वो करेक्ट वे से हो और करेक्ट सेक्शन के अंडर हो। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जहाँ पर आपका डिडक्ट हो रहा है टैक्स, यहाँ जहाँ पर किसी के द्वारा वो कलेक्ट किया जा रहा है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं डिडक्शन कैसे होती है। एक्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेड ए पेमेंट फॉर ऑफिस रेंट। उसने ऑफिस रेंट पेड किया एक्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 1,00,000 रुपए का पर मंथ। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर देयर ऑफिस। इन दिस केस टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट ए रेट ऑफ 10%। मतलब उसने 10% का रेंट पे किया जो प्रॉपर्टी जो ओनर है उसको ऑफिस के लिए। तो इस पे क्या होता है, जब रेंट के ऊपर टीडीएस कटता है तो वो रिक्वायर्ड होता है कितने परसेंट का? 10% का। तो वो अमाउंट बन जाती है 10,000 रुपये। तो नेट पेमेंट टू बी मेड टू द ओनर विल बी 90,000 रुपीज़। मतलब जो एक्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो क्या करेगी, वो ओनर को 90,000 रुपये ट्रांसफ़र होंगे नेट, और जो 10,000 रुपये है वो वहाँ पर टीडीएस के उसके कट जाएंगे, क्योंकि रेंट के ऊपर 10% टीडीएस कटता है। अब आते हैं इसकी पेमेंट और इसके जो किस किस के अंदर टीडीएस अप्लाई होता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट देयर आर सर्टेन पेमेंट ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड डिपॉजिट द टैक्स विच द गवर्नमेंट। बिलो आर सर्टेन पेमेंट ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। जैसे आपकी सैलरी है उस पर आप
को जो आपकी सैलरी है वो टीडीएस कट के आपको मिलती है। और इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, जो बैंक आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करता है उस पे भी आपको टीडीएस कट के आपको पेमेंट मिलती है। रेंट हो गया, कमीशन ऑन ब्रोकरेज हो गए, ये हमारे 10% की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे रेंट हो गया, कंसल्टेशनल फीस हो गई, प्रोफेशनल फीस हो गई, ये सब टीडीएस का पार्ट है। इनके अंदर टीडीएस कट के पेमेंट की जाती है। जब डिडक्टर हैड टू फाइल द रिटर्न टाइमली सो दैट द पर्सन from whose income tax is deducted can claim the amount while filing their return. It is important to provide a correct pen to deductor to avoid any mistakes. मतलब जो आपका टीडीएस कटा है, जैसे आपको सैलरी टीडीएस कट के मिलती है या रेंट कट के मिलता है, उसके लिए आप इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिससे जो आपकी अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाती है, जिसके लिए आपको एक वैलिड और करेक्ट पैन कार्ड नंबर की ज़रूरत होती है विदाउट एनी मिस्टेक, तो आपको वो रिटर्न में मिल जाता है। अब आते हैं इसके वही टाइप ऑफ टीडीएस किन के अंदर कटता है। जैसे रेंट हो गया, सैलरी पेमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट हो गई, अमाउंट अंडर एलआईसी हो गई, प्रोफेशनल फीस हो गई, इंटरेस्ट हो गया, डीम्ड डिविडेंड हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट के अंदर आ गया, ओन सिक्योरिटी आ गया, अदर देन सिक्योरिटी आ गया। उनके ऊपर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस कटता है। कमीशन जैसे कि ब्रोकरेज हो गया या इंश्योरेंस कमीशन हो गया, उसके अंदर भी टीडीएस कटता है। तो ये टीडीएस की टाइप है किनके ऊपर टीडीएस कटता है। अब आते हैं जो टीडीएस के जो फॉर्म हैं वो कैसे अलग अलग होते हैं। डिफरेंट टीडीएस रिटर्न फॉर्म एंड ड्यू डेट, मतलब जो टीडीएस जो आपका कटा है उसके लिए जब आप रिटर्न के लिए अप्लाई करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए कौन कौन से फॉर्म की आपको रिक्वायरमेंट होती है टीडीएस रिटर्न के लिए, और उनकी ड्यू डेट क्या होती है उसको पढ़ते हैं। टीडीएस होता है एक तो सैलरी के में डिवाइड हो जाता है, एक नॉन सैलरी के अंदर। जब आपका टीडीएस कटा है सैलरी के अंदर तो आपको फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है 24Q, जो कि दोनों के लिए अप्लाई होती है, रेजिडेंट के लिए भी और नॉन रेजिडेंट के लिए भी, जिसमें एक ही तरह का फॉर्म आपको मिल जाता है, जिसको हम फॉर्म 24Q के अंदर लेते हैं, जिसकी फाइलिंग डेट होती है क्वार्टरली होता है 31 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर के अंदर आप उसको फाइल कर सकते हो। और नॉन सैलरी के केस में कौन कौन से फॉर्म होते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की जो फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है। रेजिडेंट के लिए 26Q होता है और नॉन रेजिडेंट के लिए 27Q फॉर्म होता है, जिसको आप फिल करके टीडीएस पर आप रिटर्न ले सकते हो। स्पेशल केस में क्या होता है, टीडीएस जब आपका सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर कटता है तो आपको फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है 26QB। जब आपका टीडीएस होता है पर्सनल रेंट पर तब फॉर्म रिक्वायर्ड होता है 26QC। जब आपका टीडीएस कटा हो पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर तब आपको रिक्वायर्ड होती है 26QD फॉर्म की। नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है, क्वार्टरली आपकी जो रिटर्न होती है वो फाइल होती है, और कब तक आप कर सकते हो 31 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर में कर सकते हो। स्पेशल केस में क्या होता है, फाइल वन टाइम होता है 30 डे ऑफ एंड ऑफ मंथ के अंदर आप उसको फाइल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको रिटर्न मिल जाती है। अब आते हैं जो सर्टिफिकेट होता है टीडीएस का, वो अलग अलग तरह से कैसे होता है। जब आप टीडीएस को फाइल करते हो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो अलग अलग कैसे होता है
ड्यू डेट क्या होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको पढ़ते हैं। फॉर्म 16 क्या कहता है? फॉर्म 16 होता है टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट के लिए, जो हमारा ईयरली बेस पर होता है और जिसकी ड्यू डेट होती है 15 जून। और फॉर्म 16A किसके लिए होता है? टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी पेमेंट, मतलब सैलरी के लिए हो गया फॉर्म 16 और नॉन सैलरी के लिए हो गया फॉर्म 16A, जो कि यूजीसी नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पता होगा, जो बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है इनकम टैक्स के अंदर। तो 60A के अंदर क्या है, जो जिसकी फ्रिक्वेंसी है वो क्वार्टरली आपको फाइल करनी होती है और जो इसकी ड्यू डेट है वो 15 डे फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के अंदर आप कर सकते हो। 16B क्या कहता है? 16B आता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ये सर्टिफिकेट होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग होता है। इसकी ड्यू डेट भी सेम होती है 16A वाली, 15 डे फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अब 16C क्या कहता है? 16C होता है टीडीएस ऑन रेंट। ये भी सेम एवरी ट्रांजैक्शन के लिए अलग होता है। इसकी ड्यू डेट भी सेम होती है 15 डे फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इसके अंदर आपको मिलता है। अब आते हैं टीडीएस के जो रेट्स हैं, जो सेक्शन है उसके ऊपर, जिनसे हर बार क्वेश्चन आपको या तो रेट से पूछ लेंगे या नेचर पेमेंट से पूछ लेंगे या सेक्शन से पूछ लेंगे, उसकी स्लैब रेट से पूछ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सेक्शन 192 क्या कहता है? इसमें नेचर ऑफ पेमेंट क्या होती है? पेमेंट ऑफ सैलरी 192 का पार्ट बनती है और जो इसकी लिमिट होती है वो क्या होती है? एज पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी होती है वो इसका पार्ट बनती है। और जो टीडीएस जो रेट होता है वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इसका डिसाइड होता है। 192 के अंदर क्या है? 192 के अंदर है पेमेंट ऑफ accumulated balance of provident fund which is taxable in hand of an employee। जो प्रोविडेंट फंड की जो पेमेंट है उसके लिए 192 अप्लाई होता है, जिसकी लिमिट है 50,000 पर एनुअल, मतलब आपका 50,000 एक साल के अंदर होना चाहिए, जिस पे टीडीएस कटता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 10%, अदर के केस में स्लैश दिया हुआ है। 193 के अंदर क्या है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर क्या है? डिबेंचर हो गए, यानी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एनी अदर सिक्योरिटीज़, जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 193 का पार्ट है। इसके अंदर लिमिट दी हुई है 10,000 पर एनुअल, जिस पर रेट चार्ज होता है 10% इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए और 10% अदर के लिए। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, 192 सैलरी के लिए, 192A फॉर प्रोविडेंट फंड के लिए, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के लिए। अब आते हैं 194। 194 किसके लिए है? डिविडेंड के लिए। डिविडेंड की लिमिट क्या दी हुई है? 5,000 पर एनुअल, जिसके लिए इंडिविजुअल के केस में स्लैश दिया हुआ है, लेकिन अदर के केस में 10% इस पर चार्ज होता है। 194A के अंदर क्या है? अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जिसकी लिमिट दी हुई है 40,000 पर एनुअल, जिसमें इंटरेस्ट वो टीडीएस रेट चार्ज होता है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 10%, अदर के लिए भी 10%। 190B क्या कहता है? 190B के अंदर आ जाएगी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल, कार्ड गेम एंड अदर गेम्स, जिसकी लिमिट दी हुई है 10,000 पर एनुअल, जिस पर टीडीएस चार्ज होता है इंडिविजुअल एचयूएफ, अदर के लिए सेम चार्ज होता है जो कि है 30%। 194B भी किसके लिए है? इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। जब आप
हॉर्स रेसिस से कोई इनकम अर्न कर रहे हो, उस पर आपका टीडीएस कटता है। उसकी लिमिट दी हुई है 10,000 रुपये पर एनुअल। जब उसके से ज़्यादा आपकी लिमिट हो जाएगी, उसके ऊपर 30% इंडिविजुअल, एचयूएफ, अदर के लिए सेम है इसकी स्लैब रेट। जो इसकी स्लैब रेट है वो 30% है, 194 बी की भी, 194 बी की भी। तो इनकी दोनों की 30% है। अब आते हैं अगले के ऊपर, 194 सी। 194 सी से आप याद रख सकते हो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सी से आप कॉन्ट्रैक्टर रख सकते हो, और इसकी स्लैब रेट है 30,000 रुपये सिंगल बिल के लिए, और पूरे कंबाइंड करके 1,00,000 रुपये पर एनुअल इसकी कंबाइंड लिमिट दी हुई है, जिस पर टीडीएस कटता है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1%, अदर के लिए 2%। इसके बाद आते हैं 194 डी 194 के अंदर है इंश्योरेंस कमीशन। जो कि आपने बीमारी के लिए इंश्योरेंस करवाया है या किसी और चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाया है, जब उस पर कमीशन कटता है तो उस पर उसकी एक लिमिट दी हुई है 15,000 रुपये पर एनुअल। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5%, अदर के लिए 10%। 194 DA के अंदर क्या है, ए पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC। अगर आपने कोई LIC में पेमेंट की है, उसके ऊपर लिमिट दी हुई है 1,00,000 रुपये पर एनुअल। अगर वो लिमिट 1,00,000 रुपये पर एनुअल से इंक्रीज होती है तो उस पर टीडीएस करता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, अदर के लिए सेम है 5%। 194E के अंदर क्या है, ए पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन। जब आप किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रहे हो जो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन से रिलेटेड है, लेकिन वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, उस केस में आपकी जो लिमिट है वो स्लैश दिया हुआ है। कोई भी इनकम होगी उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, स्लैश का मतलब। और इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए भी स्लैश दिया हुआ है। अदर के केस में क्या दिया हुआ है, 20.8% टीडीएस कटेगा। मतलब जब आप कोई कंपनी है या कोई एओपी है, बीओआई है, इस तरह की कोई भी अदर पर्सन है, उसमें क्या होगा, जब आप नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट करोगे तो 20.8% आपका टीडीएस कटेगा। 194EE क्या कहती है, ए पेमेंट इन रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट नेशनल सेविंग स्कीम। जब आप नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर 2500 पर एनुअल से ज़्यादा आप उसके अंदर डिपॉजिट करते हो या पेमेंट करते हो तो आपका टीडीएस कटता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 10%, अदर के केस में भी 10%। 194F क्या कहता है, एफ है हमारा पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो इंडिविजुअल के केस में होता है टीडीएस 20%, अदर के केस में भी होता है 20%। 194G के अंदर क्या है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। जब आप कोई लॉटरी टिकट को सेल करके कमीशन रिसीव कर रहे हो, तो जब उसकी लिमिट 15,000 से ज़्यादा है तो आपको क्या देना पड़ेगा, टीडीएस देना पड़ेगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, अदर के केस में 5% इसका टीडीएस है। 194H के अंदर क्या है, कमीशन और ब्रोकरेज। जब आप कमीशन और ब्रोकरेज ले रहे हो जो कि पर एनुअल 15,000 से ज़्यादा है तो उस पे भी 5% का आपका टीडीएस रेट चार्ज होगा। 194A के अंदर क्या है, रेंट पेमेंट, रेंट प्लांट एंड मशीनरी, रेंट लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग। मतलब 194I का पार्ट है रेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए, रेंट लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, और फर्नीचर और फिटिंग के लिए।
जब आप इन सब चीज़ों के लिए रेंट पे करते हो तो उसकी लिमिट दी हुई है 2,40,000 रुपये पर एनुअल। जब आप इससे ज़्यादा लिमिट हो जाती है तो रेंट प्लांट एंड मशीनरी के केस में क्या होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस कटेगा 2%, अदर के केस में भी 2%। और रेंट लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग के केस में क्या होगा, इसकी लिमिट दी हुई है 2,40,000 रुपये। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में भी 10% टीडीएस कटेगा और जो अदर के केस में भी 10% आपका टीडीएस कटेगा। इसके बाद आते हैं 194 IA के अंदर, पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र और सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। जब आप एग्रीकल्चर लैंड से अलग कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट और उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो और उसकी लिमिट 50 लाख से ज़्यादा है, उसके ऊपर भी आपका टीडीएस कटता है। इंडिविजुअल एचयूएफ अदर के केस में 1% आपका टीडीएस कटता है। 194 IB के अंदर क्या है, ए पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर नॉन लाइबल टू टैक्स ऑडिट। जब आप किसी रेंट की पेमेंट कर रहे हो बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी लिमिट 50,000 से ज़्यादा है पर मंथ, ये याद रखना, जिसकी लिमिट 50,000 से ज़्यादा है पर मंथ, उसमें टीडीएस कटता है 5% इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, अदर के केस में स्लैश दिया हुआ है। 194 IC का पार्ट है पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसल्टेशन अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केस में आपका टीडीएस कटता है 10% इंडिविजुअल एचयूएफ और अदर के केस में। 194 J के अंदर क्या है, ए पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फी फॉर टेक्निकल सर्विस। जब आप किसी टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हो तो वो पार्ट बनता है 194 J का, जिसकी लिमिट दी हुई है 30,000 रुपये पर एनुअल, जिस पर टीडीएस चार्ज होता है 2% सबके केस में। वो इंडिविजुअल भी आ गए, एचयूएफ भी आ गए और अदर भी आ गए। ए पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फीस इन ऑल केसेस, जैसे प्रोफेशनल फीस हो गई, रॉयल्टी हो गई, ये सब पार्ट बनती है 194 J का, जिसकी अलग से लिमिट दी हुई है 30,000 रुपये पर एनुअल। और जो इसका टीडीएस का रेट है वो अलग है, इसका टीडीएस का रेट है 10% इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में और 10% ही अदर के केस में। इसके बाद आते हैं 194 K, पेमेंट ऑफ एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट फॉर स्पेसिफाइड कंपनी के केस में जब अभी आप पेमेंट करोगे तो वो 194 K का पार्ट बनते हैं, जिसके अंदर कोई भी आपकी लिमिट होगी या कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर आपका टीडीएस कटेगा, क्योंकि इसकी एक सर्टेन लिमिट नहीं दी हुई। जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे 194 K से रिलेटेड उस पर आपका 10% का टीडीएस कटेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर हो। इसके बाद आते हैं 194 LA के अंदर, ए पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्वाजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप कोई पेमेंट कर रहे हो कंपनसेशन ऑन एक्वायर करने के लिए सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा है एनुअल के अंदर पर एनुअल, उस पे आपका 10% का टीडीएस की जो रेट है वो कटेगी, इंडिविजुअल के केस में भी, एचयूएफ के केस में भी और अदर के केस में भी। 194 M के अंदर क्या है, 194 M का पार्ट बनता है पेमेंट ऑफ कमीशन नॉन बिंग इंश्योरेंस कमीशन। इसके अंदर इंश्योरेंस कमीशन को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर पहले ही आ चुका है सेक्शन अलग से। इसमें आया है ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्टर फीस, प्रोफेशनल फीस टू ए रेजिडेंट पर्सन बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ हु आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 190C
194C, 194H, 194J। मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिविजुअल है या HUF है जिसकी कोई डिडक्शन अभी तक डिडक्ट नहीं हुई या वो लाइबल नहीं है, कौन कौन से सेक्शन के अंदर, 194C, 194H और 194J, उसकी जो डिडक्शन का सेक्शन बनेगा वो 194M बनेगा, जिसमें उसने पेमेंट की है कमीशन के रूप में, जिस पर TDS कटेगा 5% इंडिविजुअल के केस में और HUF के केस में, 5% अदर के केस में। इसके बाद आते हैं 194N, जो यूज़ होता है कैश विड्रॉ के लिए। जब आप 1 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट को विड्रॉ करते हो प्रीवियस ईयर में फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेनिंग बाय ए पर्सन विद ए बैंकिंग कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटी एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ए पोस्ट ऑफिस। अगर वो पर्सन इंगेज है विद ए बैंकिंग कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटी या बिजनेस ऑफ बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, उसने अपने अकाउंट से, वो 1 अकाउंट हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, उससे जब वो कैश विड्रॉ करता है 1 करोड़ से ज़्यादा, वो पार्ट बनता है 194N का, जिसकी लिमिट है 1 करोड़ रुपीज़, जिसमें डिडक्शन की रेट है 2% फॉर इंडिविजुअल और HUF और 2% अदर के केस में। इसके बाद आते हैं 194O के अंदर। ओ अप्लाई होता है फॉर ई कमर्शियल ऑपरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविज़न ऑफ सेलिंग सर्विस फैसिलिटी बाय इट्स थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। जब आप ई कॉमर्स के थ्रू अपने सामान को बेच रहे हो या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वो आपकी डिडक्शन का जो सेक्शन है वो बनता है 194O, जिसकी लिमिट नहीं दी। जो भी आप अर्न करोगे उसके ऊपर आपका जो TDS का रेट है वो 1% इंडिविजुअल, HUF अदर के केस में 1% उसके ऊपर TDS कटता है। इसके बाद मैंने एक स्लाइड और ऐड की है जिसमें ये सभी कंबाइन करके दिए हुए हैं, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये हमारी आज की वीडियो है जिसमें हमने कंप्लीट इनकम टैक्स से के सर्टिफिकेट, मीनिंग, फॉर्म और जो उसके सेक्शन हैं वो सब पढ़ लिया है। इसी से क्वेश्चन बन के आता है, इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, आपको नोट्स बनाने हैं। और PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन वो आपको मिलेगी कुछ समय के बाद, जब वीडियो पे थोड़ी एंगेजमेंट अच्छी होगी, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती जाऊंगी। हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड काफ़ी और वीडियोस भी आ चुकी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। उन सब के लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप उनको वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।